Today's topic is classification based on morphology, physiology, lifespan and adaptability. In previous class, we have talked about the classification based on habitat. आज का जो क्लासिफिकेशन है वो आकारिकी, फिजियोलॉजी अर्थात कारिकी, उसके जीवन काल को और साथ में उसके अनुकूलन को यानी ज़ीरोफाइट्स के जो अनुकूलन हैं उनके आधार पर हम पढ़ेंगे आज का क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज़ एफीमरल्स. एफीमरल्स जो हैं ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स कहलाते हैं, अर्थात ये अल्पकालिक होते हैं. एफीमरल्स जलाभाव पलायनी पादप कहलाते हैं ये, अर्थात अगर इनको सूखा मिले, अगर सूखी वाली परिस्थितियाँ होती हैं, ड्राई एनवायरनमेंट अगर ऐसे पौधों को मिलता है तो ये जल्दी ही अपना लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर लेते हैं. So ephemerals have lifespan 4 to 6 weeks. They have dormant structures like seed and fruits. Seed have thick seed coats. Complete their life cycle before the onset of adverse conditions. Means ephemerals या drought escaping जो plants हैं ये अपना जीवन काल जल्दी से पूरा कर लेते हैं प्रतिकूल परिस्थितियाँ आने से पहले. And these plants found generally in semi-arid zones. मॉर्फोलॉजिकली अगर इनको देखा जाए तो दे आर स्मॉल हर्बेशियस इन नेचर, शाकीय नेचर के होते हैं. और इनके एग्जाम्पल हैं यूफोर्बिया, केशिया टोरा, आर्जीमोन मैक्सिकाना जो सत्यानाशी कहलाता है. आर्जीमोन मैक्सिकाना इसको आपने देखा होगा खेतों में फसल के कटने के बाद में दूसरी फसल के बोने से पहले बहुत ज़्यादा इस तरह के जो प्लांट्स हैं अपने आप उग जाते हैं. ये पौधे होते हैं जैसे ही ड्रास्टिक कंडीशंस आएंगी ये तुरंत से गायब हो जाएंगी और इनके जो फल होते हैं, बीज होते हैं, वो बहुत मोटी भित्ति वाले होते हैं तो वो बचे रह जाते हैं. जैसे ही बारिश का मौसम आएगा ये फिर से जर्मिनेट होकर के अपना जीवन काल 4 से 6 हफ्ते का पूरा कर लेते हैं. इस प्रकार के पौधे एफीमरल्स कहलाते हैं. आपसे एग्ज़ाम में इसमें डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको एफीमरल्स को या जो अल्पकालिक पौधे होते हैं उसे ढंग से आपको पढ़ना है. इन्हें हम सूखा या जलाभाव पलायनी पादप के नाम से भी जानते हैं. दूसरा जो है एनुअल्स या वार्षिक पौधे लेकिन ड्राउट इवेडिंग, अर्थात ड्राउट से भागने वाले या जो उसको मतलब थोड़ा भागे नहीं वहाँ से लेकिन उसको वो पूरी तरह से सामना उसका करें पर अधिक समय तक नहीं. सो ड्राउट एवेडिंग जो पादप होंगे उन पादपों का भी अल्पकालिक ही होगा लेकिन एफीमरल से थोड़ा ज़्यादा होगा. ये दे लिव मोर देन एफीमरल्स एंड दे रिक्वायर लेस वाटर, सो दे कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल इवन आफ्टर रेनी सीजन. सो इन एनुअल्स और ड्राउट एवेडिंग, ड्राउट एस्केपिंग क्या थे, बारिश में रहते थे या वर्षा में रहते थे लेकिन जैसे ही सूखा आता था वो गायब हो जाते थे या उनकी लाइफ स्पैन पूरी हो जाती थी. लेकिन एनुअल्स या ड्राउट इवेडिंग जो होते हैं उनमें थोड़ा पानी, उनको और भी कम आवश्यकता होती है पानी की, तो वो उनसे कुछ ज़्यादा समय तक कंटिन्यू कर पाते हैं अपनी लाइफ साइकिल और उनमें कुछ अडेप्टिबिलिटी भी मिलती है. किस कारण से ये कंप्लीट कर पाते हैं अधिक समय तक, क्योंकि इनमें स्पाइन्स पाए जाते हैं, इनकी पत्ती जो होती है वो चर्मिल होती है, लेदरी लीव्स होती हैं, they have latex, they have thick hairs. These structure actually help them in conserving water and decrease transpirations. क्योंकि पत्ती अगर लेदरी होगी, मोटी होगी, तो ऐसे पौधे होंगे तो उनमें क्या होगा, पत्ती ट्रांसपिरेशन कम करेगी. अगर पत्तियाँ या किसी भी तरह के कोई पादप अंग हैं वो स्पाइन्स में बदल चुके हैं तो डेफिनेटली उनमें ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो कम हो जाएगी. इसका एग्जाम्पल है सोलानम, ज़ेंथोकार्पम और एकिनोप्स. इन दो पौधों में आप पाएंगे कि ये वार्षिक पौधों की श्रेणी में आते हैं और साथ में ड्राउट को भगाने के लायक होते हैं, यानी सूखे को हर सकते हैं. ये इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके कारण. पहला हुआ एफीमरल्स जो कि अल्पकालिक हैं, दूसरे हुए वार्षिक जो कि ड्राउट को सह सकते हैं थोड़ा. थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज़ ऑफ सकुलेंट्स. जो सकुलेंट या मांसल जो पादप होते हैं एक्चुअली इनको हम बोलते हैं ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स. ड्राउट का मतलब सूखा, रेजिस्टेंट प्रतिरोधक प्लांट्स पौधे. सो व्हाट आर सैक्यूलेंट्स? सैक्यूलेंट्स आर एक्चुअली फ्लैशी ज़ीरोफाइट्स.
अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मांसल मरूदभित पादपों के बारे में बताइए, तो आपको सकुलेंट्स के बारे में बताना है। या ड्राउट रेजिस्टेंट पेरिनियल्स, दे आर नॉट एनुअल्स, वार्षिक नहीं है, दे आर पेरिनियल, और इनमें कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। वो अडेप्टेशंस या अनुकूलन क्या होंगे? इनमें बड़ी बड़ी पेरेनकाइमेटस, जो थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं पेरेनकाइमा की, उसकी बनी हुई वैक्यूल्स पाई जाती हैं या रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। दे स्टोर वाटर इन दीज वैक्यूल्स, ये जो वैक्यूल्स होती हैं इनमें ये पानी स्टोर करके रखते हैं। ये जो पेरिनियल्स होते हैं या बहुवार्षिक जो पौधे होते हैं, इनमें इंटरसेल्युलर जो स्पेसेस, अंतराकोशिकीय अवकाश, दे आर वेरी लेस इन नंबर, बहुत कम होते हैं, और म्यूसिलेज भी उसमें प्रेजेंट होता है, जिससे कि पानी इवेपोरेट कम से कम हो। तो जो सकुलेंट्स हैं दे आर एक्चुअली फ्लैशी ज़ीरोफाइट्स, और इसका एग्जांपल आप जैसे ओपनशिया, एलॉय, अगेव, ब्रायोफिलम, आपने पत्थर चट्टा की पत्ती देखी होगी, कितनी फ्लैशी होती है वो, बहुत ज़्यादा थिक होती है पत्ती, और उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा स्टोर करके रखा जा सकता है एडवर्स कंडीशंस के लिए। तो फ्लैशी ज़ीरोफाइट्स में आपने पाया कि ओपनशिया, एलॉय, इस तरह के पौधे शामिल होते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज़ ऑफ नॉन सेक्यूलेंट्स पेरिनियल्स, बहुवार्षिक हैं और साथ में वो कैसे हैं? अमांसल या नॉन सकुलेंट्स। एक्चुअली ये पौधे जो होते हैं नॉन सेक्यूलेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रू ज़ीरोफाइट्स। वास्तविक जो मरुद्भिद पादप होते हैं वो यही होते हैं, और यही ड्राउट को एंड्योर कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये बर्दाश्त क्यों कर सकते हैं, उसका आपको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि एक्चुअल जो ट्रू ज़ीरोफाइट्स हैं उनमें कोई वाटर स्टोरेज ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे आपने सकुलेंट्स में देखा कि बड़ी बड़ी पेरेनकाइमेटस, उसमें वैक्यूल्स पाई जाती हैं, यहाँ इस तरह का कुछ नहीं होता, लेकिन उनमें आकारिकीय, शारीरिकीय, फिजियोलॉजिकल अनुकूलन इस प्रकार के पाए जाते हैं जो कि परमानेंट अनुकूलन होते हैं। जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नॉन सक्यूलेंट्स की, उनको बताने से पहले आपको हम थोड़ा सा जो पादप हैं उनके बारे में, जो फिल्लोड, फिल्लोक्लेड और क्लेडोड जो हैं, वो आप नॉन सक्यूलेंट्स में भी पढ़ेंगे और सकुलेंट्स में भी पढ़ेंगे। तो बीच में हम आपको बताएंगे इसके बारे में, जैसे ही स्टेम की बात करेंगे हम ज़ीरोफाइट्स में। तो पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ नॉन सक्यूलेंट्स, कि नॉन सक्यूलेंट्स जो हैं, ट्रू ज़ीरोफाइट जो हैं, उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, हम कैसे उन्हें पहचानेंगे कि ये एक्चुअल में ट्रू ज़ीरोफाइट है। तो ट्रू ज़ीरोफाइट्स में आप देखेंगे रूट सिस्टम जो है वो 20, 30, 40 मीटर्स तक लंबा चला जाता है। क्योंकि इन्हें पानी की आवश्यकता होती है तो इनकी रूट्स बहुत मजबूत होती हैं। रूट कैप्स जो होती हैं, रूट हेयर्स बहुत सारे होते हैं, उसके कारण पानी की खोज में ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें काफ़ी लंबी दूरी तक जा सकती हैं। जो इनकी पत्तियाँ होती हैं, वो पत्तियाँ जो होंगी वो बहुत छोटे साइज़ की होंगी, नीडल लाइक हो सकती हैं, कम मात्रा में हो सकती हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती हैं किसी और भाग में पत्ती के अलावा, जैसे तने में वो परिवर्तित तना जो है वो पत्ती का काम करना लग जाए, जैसे फिल्लोक्लेड में आप देखेंगे। तो पत्ती जो होती है, जो कि ट्रांसपिरेशन का काम करती है, जब पत्ती छोटे साइज़ की हो जाएगी, कम पाई जाएंगी संख्या में, तो वो ट्रांसपिरेशन को कम कर देंगी। पत्तियों में आप देखेंगे कि रोलिंग और फोल्डिंग होती है, जैसे घास जो होती है उसकी पत्ती को अगर आप ध्यान से देखें तो वो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए रोल हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। साथ ही पत्तियों में डाइंग बैक का प्रोसेस भी होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को तेज़ धूप में बचा पाती हैं, ट्रांसपिरेशन को रेट को कम कर पाती हैं। पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ड्राई कंडीशंस ज़्यादा होती है तो पौधे की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। जो पौधे की एपिडर्मल लेयर होगी उसमें बहुत थिक लेयर होती है उसकी, क्यूटिकल अगर है, वो त्वचा है तो वो भी मोटी होती है। ये कुछ वो लक्षण आपको हम बता रहे हैं जो कि ट्रू ज़ीरोफाइट्स के होते हैं। जड़ के क्या लक्षण होंगे, तने के क्या होंगे, एनाटॉमिकल क्या लक्षण हैं। तो जैसे हमने कहा कि एपिडर्मल लेयर जो है वो थिक होती है, थिक क्यूटिकल होती है। पत्तियां जो होंगी वो देखेंगे आपकी वैक्सी कोटिंग होती है उनके ऊपर मौजूद, वैक्स की मोम जैसी परत होती है, जिससे कि जो स्टोमेटा होते हैं जो कि कम नंबर में होते हैं
और धसे हुए होते हैं संकन स्टोमेटा, उनसे भी पानी बाहर ना निकल पाए। जो स्टेम होगा वो रिज्ड होगा, स्मॉल नैरो इसमें स्केली लीव्स पाई जाएंगी, और एरियल ऑर्गन्स जो होंगे वो भी कई बार मॉडिफाई हो जाते हैं। जो शूट और रूट का रेशो होगा वो भी, जैसे आप ग्रासेस में देखें तो बहुत ही फ़र्क होता है उसमें। शूट और रूट का रेशो जस्ट लाइक 1:4 का रेशो होता है। अगर शूट 1 है तो रूट आपको 4 टाइम्स ज़्यादा मिलेगी। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि ट्रू ज़ीरोफाइट्स के होते हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन देखा हैबिटेट के बेसिस पर, लाइक सेमोफाइट्स, लिथोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ऑक्जेलोइरेमो लाइकवाइज। फिर हमने देखा इसको मॉर्फोलॉजी, उसकी आकारिकी कैसी है, लाइफ स्पैन उनका कितना है, जीवन काल कितना है, फिजियोलॉजी और साथ में अनुकूलन कैसे हैं उनमें, उसके आधार पर आपको हमने एफिमरल्स, एनुअल्स, फ्लैशी ज़ीरोफाइट, ट्रू ज़ीरोफाइट्स बताए। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस की, कि ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं उनमें आकारिकीय तौर पर कैसे अनुकूलन पाए जाते हैं। क्यों ये ज़ीरोफाइट्स सर्वाइव कर पाते हैं, ज़रूर उनमें कोई ना कोई तो अनुकूलन मिलेगा या उनमें कोई चेंज मिलता होगा। तो अगर हम रूट्स की सबसे पहले बात करें तो रूट्स जो होंगी इसकी, वो ज़्यादातर वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस होगी। नेचुरली जो ड्राई हैबिटेट में मिलेंगे पौधे तो वहाँ पर पानी की कमी होगी, तो इनका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है। जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी गहराई में, टैप रूट होती है, बहुत मजबूत होती है, लाइक प्रोसोपिस में आप देखते हैं, पेनिट्रेट डीपली इन द सॉइल। शूट रूट रेशो जो होगा वो भी आपको बताया अभी हमने, 1:4 का उसमें रेशो होता है। अगर किसी पौधे में फाइब्रस रूट्स अगर हैं तो उनमें भी आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचेस पाई जाती हैं, जिससे कि वो पानी को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर सके। जो रूट की ग्रोथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है इनमें, रूट हेयर्स अधिक पाए जाते हैं, रूट कैप बहुत अच्छे से डेवलप्ड और स्ट्रांग होती है, जिससे कि वो गहराई तक उसमें पेनिट्रेट कर सके, उसमें अर्थ में, और साथ में पानी का जो वाटर टेबल है जहाँ तक जा सके। जो जड़ें अभी हमने देखा जड़ें किस प्रकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम की। जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनमें स्टेम आप जनरली देखेंगे, अगर आप ड्राई कंडीशंस वाले पौधों को ऑब्ज़र्व करें तो वो बहुत ज़्यादा गठीले से होते हैं, स्टंटेड होते हैं, ज़्यादा ऐसे नहीं होते कि बहुत जैसे लंबे से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं जाते हुए, तो वो थोड़े से स्टंटेड होते हैं, वुडी होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा वुड होती है, ड्राई हार्ड होंगे, आप हाथ लगाएंगे तो वो सरस नहीं नज़र आएंगे आपको, रिज्ड यानी उसमें उभरे हुए आपको तने नज़र आएंगे, और साथ ही जो तना होता है उस पर मोटी बार्क आपको नज़र आएगी। कुछ जो अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होते हैं जैसे अलोय है, अगेव है, सैकेरम है, ये मॉडिफिकेशंस हैं एक तरह से तने के, जो कि अंडरग्राउंड भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जो पहले हमने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि जो तना होता है ज़ीरोफाइट्स में किस किस प्रकार से मॉडिफाई होता है, या कौन कौन से वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक पौधे को ड्रास्टिक कंडीशंस में, बहुत एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में भी बचा सकते हैं। तो पौधे कैसे अनुकूलन कर पाते हैं, अगर तने की हम बात करें, ओपनशिया जो पौधा है, नागफनी जो है, उसमें जो पत्तियां होती हैं वो पूरी तरीके से स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अब पत्तियां जब है नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, तो पौधा जो होता है उसका तना जो होता है वो पत्ती का रूप ले लेता है, और फिर वो हरा होकर के और प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ऐसे पौधों को हम पर्णाभ स्तंभ या फिल्लोक्लेड के नाम से जानते हैं। ये पहला रूपांतरण हो गया तने का। अब अगर दूसरा रूपांतरण देखें जिसे आप कहते हैं फिल्लोड, तो फिल्लोड में क्या होता है, कुछ पौधों में आप पाते हैं कि उनकी जो कंपाउंड पिन्नेट लीव्स होती हैं, वो लीव्स जो होती हैं उसके पर्णक जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करें, तो उनका जो रेकिस होता है, वो रेकिस जो पत्तियों का होता है, या जो कंपाउंडली पिन्नेट जो लीफ है उसका रेकिस चपटा हो जाता है पत्ती के नुमा, और हरा होकर के प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। जैसे कि आप अकेशिया में देख सकते हैं, प्रोसोपिस की कुछ स्पीशीज़ में देखेंगे, पार्किंसोनिया में देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। तो इस प्रकार का जो रेकिस का रूपांतरण है, या जो पिच्छकी जो है या कंपाउंड पिन्नेटली जो लीव्स हैं वो छोटी होकर के और रेकिस जो है वो पत्ती में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें हम फिल्लोड के नाम से जानते हैं, या पर्णाभ व्रंत। जो पर्णों का व्रंत है वही
व्रंत जो है वो किसका काम कर रहा है, पत्ती का कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं फिल्लोड में उसका अनुकूलन हो जाना। और क्लैडोड एक और होता है, क्लैडोड में आप पाएंगे जैसे एस्पेरेगस है, उसमें जो उसकी अक्षीय शाखाएं होती हैं, इन एस्पेरेगस यू सी दैट एक्सिलरी ब्रांचेस मॉडिफाई इनटू स्मॉल नीडल लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर्स लाइक लीव्स। सो इन एस्पेरेगस यू विल फाइंड दैट स्मॉल नीडल लाइक लीफ जो है वो किससे बनी है, उसकी एक्सिलरी ब्रांचेस से। इसको हम बोलते हैं क्लैडोड। तो आपको ये तीनों मॉडिफिकेशंस, यानी पहला हमने बताया पर्णाभ स्तंभ जिसे फिल्लोक्लेड कहते हैं, फिर हमने बताया आपको फिल्लोड जिसे हम कहते हैं पर्णाभ व्रंत, और क्लैडोड दैट इज पर्णाभ पर्व जिसमें कि एक्सिलरी ब्रांचेस जो हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, एग्जाम्पल सहित आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द लीफ की पत्ती जो होती है उसमें क्या रूपांतरण हो सकते हैं। जो मरुद्भिदीय पादप होंगे या ज़ीरोफाइट्स जो होंगे उनमें जो लीव्स हैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगी। आप कैपेरिस को देख लीजिए, कैर जिसे आप कहते हैं, लेप्टिडीनिया, खाप, ये सारे पौधों में पत्तियाँ वर्षा ऋतु में तो आपको दिखाई देती हैं, उसके बाद ये कैड्यूकस या आशुपाती या बहुत थोड़े समय बाद में गिर जाती हैं। इनकी जो पत्तियाँ होंगी उस पर अगर मौजूद हैं तो बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए उनके ऊपर वैक्स की लेयर मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेयर्स की ग्रोथ मिलेगी, स्टोमेटा कम मात्रा में होंगे, साथ ही वो संकन स्टोमेटा होंगे, धंसे हुए होंगे, जिससे पानी जो है वो कम निकले पौधे से। और इनमें जो एपिडर्मल सेल्स होंगी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स की ग्रोथ पाई जाती है, मीन्स एक्चुअली हेयर कवर्ड होल एपिडर्मिस। इस प्रकार से भी वो एक तरह से पानी को रोकते हैं पत्ते, जो पत्तियाँ या एपिडर्मिस सेल्स होती हैं। जो मरुद्भिदीय पादप होंगे उनमें ज़्यादातर रिड्यूस्ड आपको लीफ मिलेंगी। कैसे रिड्यूस, उनका लेमिना, ये जो पर्णफलक जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है या कम हो जाता है, उसका आकार कम हो जाता है, ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता। तो इस प्रकार के, जैसे आपको क्लैडोड में भी आपको हमने बताया, फिल्लोड में बताया, ये सारे जो हैं वो पत्तियाँ जहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं या बहुत छोटी रह जाती हैं और पौधे का कोई भी और अंग जो होता है वो पत्ती का कार्य करने लग जाता है, ये सारे अनुकूलन जो मरुद्भिदीय पादप होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। ये इसके बारे में हो गया कि किस प्रकार के आकारिकी बाहरी तौर पर कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस की बात करेंगे।